जो विदेह है और जो जनक है बाद में मिथिला के रूप से परिचित हो गया। तो ये जनक जिसकी पुत्री का नाम आप जानते हैं सीता, सीता की शादी राम से होती है, दशरथ के लड़के से। तो मिथिला की संस्कृति जानने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर जनक और जनक की जो पुत्री है सीता, सीता एक सीता नहीं है, एक शक्ति का स्वरूप है। राम और सीता की शादी केवल शादी नहीं थी, बल्कि उस समय की जो दो अयोध्या और जनक की जो दो राज्यों की अलायंसेस थी, और इस अलायंसेस के कारण अगर हम विरासत की जब बात करते हैं, हेरिटेज की जो बात करते हैं, तो मिथिलांचल में अभी जो एक परंपराएं देखने को मिलती हैं कि ये जो जनक और अयोध्या का जो कल्चरल कंट्रोल है, जो कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ प्राचीन काल में, उसकी छवि आज भी दिखाई पड़ती है। अगर आपने रामायण के सीरियल को देखा होगा तो वहां पर देखा जाता है कि रामचंद्र जी सीता के जो मान मर्यादा है उसको पालन करने में कहीं न कहीं असफल होते हैं। सीता को वनवास जाना पड़ता है, जंगल जाना पड़ता है। आने के बाद भी सीता को परीक्षा देनी पड़ती है एक समान लोगों के कारण। सीता वनवास आने के बाद भी फिर जंगल चली जाती है। रामचंद्र जी किसी भी रूप से सीता के बन जाने को रोक नहीं पाते हैं, और रामचंद्र जी जब अयोध्या जाते हैं तो वहां पर रामचंद्र जी जब जनक आते हैं तो जनक की महिलाएं उनके कहती हैं कि आप इतने बड़े राजा हैं, इतने भव्यशाली राजा हैं, आप एक स्त्री की मान मर्यादा को नहीं रखे। और वह स्त्री रामचंद्र को कहती है कि आप जब महिलाओं का इज्जत नहीं कर पाए इतने बड़े राजा होकर, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद से जनक की कोई भी महिला अयोध्या में नहीं जाएगी। और इस कल्चरल जो हेरिटेज है, अगर आज भी मिथिलांचल के एरिया के अगर आप शादी की परंपरा को देखें तो कोई भी परिवार उस एरिया का अपनी बेटी को अयोध्या और उत्तर प्रदेश का जो कौशल का राज है उस एरिया में अभी भी लोग शादी नहीं करने देती है, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ के राजा, वहाँ के लोग नारी की मर्यादा को पालन नहीं करते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, आप मिथिला के जो सांस्कृतिक विरासत है जो जनक के राजा के समय से लेकर अभी तक चलती आ रही है, कि यहाँ का जो एक प्रकार की जो परंपराएं बन गई, अभी भी वह परंपरा मिथिलांचल के एरिया में कायम है। यह हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है जो वहाँ की परंपराओं में देखी जाती है। वहाँ के लोग अभी भी अपने बच्चे को, अपनी लड़की को उस एरिया से बाहर शादी नहीं दे पाते हैं। यह एक परंपरा वहाँ कायम है। उस मिथिलांचल की एक दूसरी परंपरा आप देखेंगे कि एक जो अन्य राज्यों से भिन्न है, और यहीं पर बिहार की जो परंपराएं हैं, हम गर्व करते हैं कि परंपराएं हमको कहीं न कहीं बांध के रखती है। दूसरी परंपरा है कि वहां पर एक जगह है, एक विलेज है जहां पर लोग साल में जून के लास्ट में लड़के वाले भी आते हैं, लड़की वाले भी आते हैं, मैच मेकिंग होती है। और यह मैच मेकिंग में आप यहाँ पर भी परंपरा देख सकती हैं कि लड़कियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मन के अनुसार जिसको वह पसंद करे, लड़के को वह चूज कर सकती है। आज हम क्या करते हैं, लड़के पूरी परंपरा में जो आज की जो परंपरा है, लड़के कहीं न कहीं पैटर्नल सोसाइटी है, और पैटर्नल सोसाइटी में लड़के का से ज्यादा होता है। लेकिन मिथिलांचल के एरिया में भी अभी भी नारी की वह परंपरा, सीता ने राम को वरण की, सीता ने राम को चुनी, उनकी वीरता को देखकर महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है, मैच मेकिंग की जो परंपरा है, वह जो स्वयंवर की परंपरा है, अभी भी मिथिलांचल के एक गांव में चलती आ रही है। वहां पर एक जगह लड़के वाले आते हैं, लड़कियां वाली रहती है, और दोनों के बीच में लड़की जो है लड़के जिसको भी पसंद करती है उसको वरण करती है, और उसके बाद एक मीडिएटर के जरिए शादी जो है उसके जो और भी जो कुंडली को देखकर शादी को सोलमनाइज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो एक परंपरा की बातें हैं, वह परंपरा यह है कि नारी पुरुषों को चूज करती है, पुरुष नारी को चूज नहीं करता है। यह यहाँ भी मिथिलांचल के इस एरिया को आप अन्य राज्यों से और वह सीता और राम की परंपरा से जोड़ सकते हैं कि मिथिलांचल के लोग अभी भी इस परंपरा में विश्वास करते हैं, और यह बिहार के मिथिलांचल की एक दूसरी संस्कृति है।
मिथिलांचल की एक तीसरी संस्कृति है जो बिहार को अन्य राज्यों से अलग करती है कि रामचंद्र जी जब लौट रहे थे जंगल से, तो दशरथ ने दोनों की शादी हो जाती है, तो देखा जाता है कि शादी के अवसर पर हम अभी भी डेकोरेशन करते हैं। और उस समय जो राम और सीता की जो शादी हुई थी, उस सीता के शादी में जो घर को डेकोरेट किया गया था, देखा गया था कि वहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ का जो राजप्रसाद था, राजप्रसादों को सजावट की जो परंपराएं जनक के समय जो थी, कि वहाँ का जो उस एरिया का जो नेचुरल कलर है, जो आप सोच सकती हैं कि चावल के जरिए उसमें वहाँ के जो पत्तियां हैं, पत्तियां की जो कलर है, कोई डाई, आर्टिफिशियल डाई नहीं, नेचुरल डाई के जरिए वहाँ के दीवारों पर नेचर से जुड़े हुए, चाहे वह ज्योमेट्रिकल कोई साइज हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, और इस तरह की दीवारों को सजाया गया था। यह सजावट बाद में मिथिलांचल में, चूंकि मधुबनी जिला है, मधुबनी आर्ट के रूप से अभी फेमस हो गया है। लेकिन यह परंपराएं जनक के समय की है, कि राजा और राम और सीता की जो परंपराएं, वहां के महल की सजावट की जो परंपराएं उस समय थी, आज भी वह परंपरा मधुबनी पेंटिंग, मिथिला की पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। और कहा जाता है कि यह जो परंपरा है मिथिलांचल की, जो मधुबनी पेंटिंग, आप मधुबनी पेंटिंग को जो दीवार पर वहाँ के नेचर से जुड़ा हुआ जो वस्तुएं हैं दीवार पर, उसको आंका जाता है। और महिलाएं इस काम को करती हैं, ऐसा नहीं कि इसमें पुरुष की भागीदारी होती है, महिलाएं घर को सजाती है। और आज ये जो सजावट की प्रक्रिया केवल शादी के विवाह पर नहीं, आज बर्थडे पर भी होता है, और भी जो अच्छे अवसर हैं परिवार के पूर्ण अवसरों पर घर को इसी तरह से सजाया जाता है पेंटिंग के जरिए। और पेंटिंग में आप देखेंगे कि पेंटिंग का जो एक मुख्य विशेषता है कि जिस दीवार के जिस साइड पर भी यह पेंटिंग की जाती है, किसी भी स्पेस को आप देखेंगे खाली नहीं है। इट इज ए कलरफुल एंड इन ऑल द साइड ऑफ द वॉल आप देखेंगे इस पेंटिंग की विशेषता कि यह वहाँ की प्रकृति, वहाँ का परिवेश, वह परिवेश चाहे वह हिमालयन रेंज का परिवेश हो या वहाँ का जो गंगेटिक बेसिन का जो परिवेश है, वहाँ के प्रकृति को वहाँ के दीवारों के द्वारा सजाया गया है। यह मधुबनी आर्ट है, उसमें किसी प्रकार की आर्टिफिशियलिटी नहीं है। और यह परंपराएं इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि अब न केवल दीवारों पर बल्कि उसको आज पेपर भी आंका जाता है। इसी मधुबनी आर्ट को आजकल साड़ी पर भी आंका जाने लगा है, टेक्सटाइल पर भी आंका जाने लगा है। और जो मधुबनी साड़ी है, जो बिहार की साड़ी है, जो मधुबनी आर्ट की साड़ी, मधुबनी आर्ट के जरिए उसको मार्केटिंग की जाती है, आज वह बिहार के लिए एक कमर्शियल वस्तु बन गई है। मधुबनी आर्ट, जिसकी आप हिस्टोरिकल हिस्टोसिटी देख सकते हैं, और वो हिस्ट्री ने आज बिहार को मधुबनी आर्ट के जरिए एक कमर्शियल वायबिलिटी दे दिया है। और कमर्शियल वायबिलिटी के द्वारा आज मधुबनी आर्ट बिहार की एक आइडेंटिटी बन गई है। यहाँ पर आप एक मिथिला का एरिया से आप 3 विरासत को देख सकते हैं। मिथिला की जो चौथी विरासत है, अगर मिथिला के एरिया में अगर आप जाने का अगर मौका मिले, तो वहाँ की जो खाने जो वहाँ के कुसीन है, वहाँ की जो खाद्य पदार्थ है, वह भी लोगों को औरों से भिन्न करती है। वहाँ के जो स्वागत करने की जो परंपरा है, जब लड़के शादी करके लड़की के यहाँ जाती है तो इतने अधिक पकवानों से उन्हें स्वागत किया जाता है कि यह अपने आप में एक अद्वितीय होता है और वह आनंददायक होता है। बिना उसे आनंद किए हुए आप इस ट्रेडिशन को आप फील नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ की जो सुस्वादु भोजन है, वहाँ की जो परंपराएं हैं स्वागत करने की लड़कों को लड़की के घर में, यह मिथिला की जो परंपराएं हैं, मिथिला के बाहर की परंपराओं से मिथिला के अंचल को भिन्न करती है। और यह कहीं न कहीं बिहार की जो मिथिला की जो कल्चर है, अपने आप में गर्व करने का कल्चर है। यह बिहार की अपनी एक आइडेंटिटी मिथिला से जुड़ा हुआ है। उसकी दूसरी आइडेंटिटी है भोजपुर का डिस्ट्रिक्ट, जहां पर आप बिहार के नाम से हम गर्व कर सकते हैं। अगर आप भोजपुर के डिस्ट्रिक्ट को देखें, यह एरिया जहां पर मिथिला खत्म होती है, वहां से भोजपुरी शुरू होती है और वह बनारस तक जाती है, नीचे में वह संथाल परगना तक जाती है। ये भोजपुर का बहुत बड़ा एरिया। भोजपुर, इस एरिया में रहने वाले लोग हिंदी से जो एक यूनिक टाइप के जो डायलॉग बोलते हैं, वह भोजपुरी डायलेक्ट है। भोजपुरी में बहुत सारे गाने और फिल्म आए हैं, लेकिन भोजपुरी की जो परंपराएं हैं,
जो जिस पर आप देख सकते हैं कि बिहार की जो भिन्नता है अन्य राज्यों से, भोजपुर की जो परंपराएं यह है कि अगर भोजपुर के एरिया में जाएं तो वहाँ की जो कल्चर है, आप देख सकते हैं कि वहाँ का जो शहनाई वादन है, वहाँ की जो डांस है, जो कथक है, जो वहाँ की जो नृत्य है, वहाँ के जो फोक टेल्स है, जो वहाँ के फोक सॉन्ग्स हैं, वह मिथिला के एरिया से और बिहार के किसी भी एरिया से भोजपुर के इस परंपरा को अलग कर देती है। हिंदुस्तानी क्लासिकल जो डांस है, जहाँ कथक है, अगर आप बिहार के जो जैसे वहाँ की जो क्लासिकल जो हम नॉर्थ के घराने में पाते हैं, उसकी एक परंपरा हम भोजपुर में भी पाते हैं। एक दूसरी जो भोजपुर की परंपरा है जो बिहार को कहीं भी अलग रखती है, वहाँ का फेस्टिवल है छठ। ये जो छठ है, छठ को हम लोग जोड़ते हैं कि यह सन गॉड है, सूर्य की पूजा की जाती है, और सूर्य की पूजा वहाँ के लोगों का विश्वास है कि सन की गॉड की परंपरा वैदिक परंपरा है, और इस वैदिक परंपरा को छठ के दिन लोग, भोजपुर के लोग बड़ी ही बेवकूफी उसको मनाते हैं। छठ की पूजा इतनी सामान्य नहीं होती है, महिलाएं करती हैं। छठ के दिन लोग खाना नहीं, जो महिलाएं पूजा करती हैं, अनाहार और पानी भी नहीं पीती है, और बहुत ही कष्टदायक यह त्योहार माना जाता है। कहा जाता है कि अगर माँ जिस भी किसी भी इशूज को लेकर व्रत करे, छठ की अगर परंपराएं, अगर पूजा सही ढंग से एस्ट्रोलॉजी से की गई तो मनोकामना पूरी होती है। और यह जो विश्वास है सन के प्रति, यह भी कहीं न कहीं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट को किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अलग करता है। तो यह हमारी जो त्योहार की परंपरा है, क्लासिकल परंपरा है, और जो गान वादन की परंपरा है, भोजपुर को किसी दूसरे धरातल पर लाती है। हम तीसरे इलाके में हम चलते हैं, वह है पाटलिपुत्रा, मगध। मगध के बारे में बहुत सारा किया गया, बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन मैं उस कल्चरल कंटूर की बात करूंगा जो बिहार के जो अतीज और बिहार की संस्कृति से भिन्न करती है। कहा जाता है कि बिहार का जो मगध साम्राज्य है, और मगध साम्राज्य की जब हम चर्चा करते हैं तो सर्टेनली जो 16 जनपदा की बात की जाती है, एक स्ट्रॉन्ग जो रिपब्लिक लिच्छवी, जो वैशाली, मगध साम्राज्य का एक पार्ट जो वैशाली है, वैशाली के अगर इतिहास को आप देखें तो वहां पर जो लिच्छवी है, फर्स्ट रिपब्लिक की जब बात करते हैं, जो लेटर ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्रजातांत्रिक परंपरा की बात करते हैं, उसकी जो पहली परंपरा है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसकी परंपरा वैशाली में होती है। वहां की जो आदिक है जिसकी राजधानी वैशाली थी, वह एक राजनीतिक विरासत, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक विरासत बिहार से पनपती है, और वह स्थान है वैशाली। वैशाली वह स्थान है जहां पर हम राजनीतिक विरासत देखते हैं। यह भी एक राजनीतिक रूप से एक सांस्कृतिक विरासत है, जहां पर हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पाते हैं। मगध का बड़ा साम्राज्य, इस साम्राज्य में हम आगे जब जाते हैं तो देखा जाता है कि यह साम्राज्य मौर्यन एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन का जो पीरियड है, पाल डायनेस्टी, इन सारे मुद्दों पर बहुत सारी बातें की गई है। लेकिन जो बातें इंपॉर्टेंट है, देखा गया कि बिहार ने इस पूरी गुप्ता डायनेस्टी में दो बड़ी यूनिवर्सिटी को दिया था। वह एक था नालंदा यूनिवर्सिटी और दूसरा था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, यह वैशाली के आसपास का एरिया है, और जो नालंदा और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो भागलपुर के आसपास का एरिया है। पहले नालंदा का जो ओज है, हम नालंदा के इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर जो वैदिक परंपरा के अलावा वहां पर बुद्धिस्ट और जो हीनयान परंपरा की सारी चीजें वहां विधाएं पढ़ाई जाती थी। बाहर यह पहली यूनिवर्सिटी थी जहां पर देखा गया कि आज हम बाहर के लोगों को जब आते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ जाती है। नालंदा समय, गुप्त डायनेस्टी के समय, नालंदा का जो ओज है, उनकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैली हुई थी। और देखा जाता है कि शिक्षा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप से बिहार ने पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व किया। यह भी एक बिहार की विरासत है। यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला, हम जहां पर हीनयान की परंपरा, वैदिक परंपरा की पढ़ाई इस दोनों यूनिवर्सिटी में हम पाते हैं। और देखा जाता है कि यह केवल थियोरिटिकल पार्ट नहीं थी, प्रैक्टिकल पार्ट थी। यहाँ के
जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते थे तो इन परंपराओं का इम्प्लीमेंट लाइफ में किया जाता था, और उसका परिणाम हम देखते हैं कि जो बौद्धिक परंपरा है, यूनिवर्सिटी से निकला हुआ स्कॉलर जब उसकी प्रैक्टिस करता है तो हमारी बौद्धिक परंपरा समाज का अंश बन जाती है। और यह बौद्ध धर्म, जब हम कहते हैं कि इंडिया से बाहर जाती है, इस पूरी परंपरा जब बौद्ध धर्म इंडिया के ज्योग्राफी के बाहर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नालंदा और विक्रमशिला के योगदान को नकार नहीं सकते हैं। शिक्षा की भूमि रही है बिहार, शिक्षा का स्थान रहा है नालंदा और विक्रमशिला, यह हमारी विरासत है। लेकिन अगेन जब हम इस्लामिक इन्वेजन की बात करते हैं, बख्तियार खिलजी की बात करते हैं, 12th सेंचुरी में इस्लाम और बुद्ध की जो टकराहट है, बिहार को वह खराब दिन देखना पड़ा। इस यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया गया, बहुत दिनों तक, वर्षों तक वह जलती रही। अगर आप नालंदा के आर्कोलॉजिकल म्यूजियम में जाएं तो अभी भी उस समय नालंदा के हॉस्टल में जो बच्चे रहा करते थे, वहां के किचन में जो अन्न था, उस अन्न के दाने भी अभी भी म्यूजियम में मिलते हैं। वहां के टूटे फूटे जो अवशेष अभी भी म्यूजियम में दिखाई पड़ते हैं। यह हमारे भारत का गर्व, बिहार की जो विरासत, कहीं न कहीं भारत के, हम कल्चर की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की जो परंपरा है, जो शिक्षा की उदारता है, ऊंचाई है, हम बिहार की भूमि में नालंदा और विक्रमशिला के रूप से पाते हैं। यहाँ पर आप बिहार के उस सांस्कृतिक विरासत को आप देख सकते हैं। और एक महान साम्राज्य की स्थापना जब हम करते हैं तो हम समझते हैं कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, इसकी जो फिलॉसफी की जो परंपरा है, अगर आप बौद्ध गया में जाएं, जब महात्मा बुद्ध दुनिया की जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच से उब गए थे, वहां पर उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे सेवरिटी ऑफ लाइफ। वहां पर एक महिलाएं उन्हें प्रीच करती है कि जीवन में इतना अधिक कष्ट ना किया जाए, इतनी विलासता नहीं किया जाए। बुद्ध को वह दर्शन देती है वहां की एक समान महिला कि तुमको एक्सट्रीम, तुम जो त्याग कर रहे हो, एक्सट्रीम भोग विलास को तुम छोड़ दिए हो, बोथ आर बैड, यू टेक द मिडिल पाथ। और वहां से एक महिला के द्वारा बुद्ध को एक जो दर्शन की भाव दिया जाता है, देखा जाता है, जो मिडिल पाथ, जो बुद्धिज्म की भावना पैदा हुई, गया की वह भूमि, वही वह पीपल का गाछ जहां बुद्ध को इस तरह का ज्ञान हुआ, जो मिडिल पाथ का ज्ञान हुआ, वह जो लेटर ऑन बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी बन गई। यह बुद्धिस्टिक फिलॉसफी, वह गया की फिलॉसफी, अभी भी आप गया में जाए तो आप वह पीपल का गाछ देखेंगे, और वह हमारी विरासत है। मिडिल पाथ की जब भी हम बात करते हैं तो पीपल के उस गाछ के नीचे हम बुद्ध की उस फिलॉसफी की विरासत को देखते हैं। और यहीं पर हम जब भारत देखो की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर बुद्धिज्म को देखना है तो भारत को देखो, तो गया की परंपरा को देखो, उस पीपल के उस गाछ को देखो जहां पर महात्मा बुद्ध को इस तरह का एहसास हुआ था। यह हमारी बिहार की विरासत है जहां पर हम बुद्धिज्म को देखते हैं। अगर आप पावापुरी में चले जाएं, जहां पर महावीर जैन की परंपरा है, जैन की परंपरा आप बिहार के पावापुरी में देखेंगे, तो चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो। अगर आप सिखिज्म को देखें, पटना में पटना साहिब है, 10th गुरु का जन्म बिहार में होता है। 3 बड़े बड़े धर्म आप सोच सकते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, और जो विराट हिंदुइज्म के जो परसूट हैं, सारी परंपराएं बिहार से निकलती हैं। और यह कहीं न कहीं बिहार की विरासत, जब हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म जो वैदिक कल्चर है, और जो सिखिज्म की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये सारी परंपराएं बिहार की परंपरा है, बिहार की विरासत है। अगर आप बिहार में जाएं, इन स्थानों को देखकर आप में यह गर्व होगा कि यह भूमि जहां पर हम लालू प्रसाद की राजनीति का अखाड़ा मानते हैं, उस अखाड़ा के पीछे इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसे भी देखने का मुझे मौका मिलता है। यह हमारी परंपराएं बिहार को अन्य राज्यों से भिन्न करती है। बिहार की और भी एक परंपरा है जहां पर बिहार को गर्व करने की बात है, वह है वहां की जो ट्राइबल संस्कृति है। अगर आप ये तो पूरे नॉर्थ बिहार को देख रहे हैं, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, जहां पर आप रांची के एरिया, छोटा नागपुर की एरिया, संथाल परगना के एरिया को जाएं, एक ट्राइबल एरिया है। गांधी का नाम आपने सुना होगा, गांधी अहिंसा की बात करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में जत्रा ओराव एक ट्राइबल लीडर है, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, ताना भगत मूवमेंट। गांधी के पहले, गांधी जिस अहिंसा की बात करते हैं, विदाउट यूजिंग एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जत्रा ओराव ने जमींदारों के विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध
अहिंसक ढंग से आंदोलन चलाया जिसका नाम था तना भगत मूवमेंट। दिस काइंड ऑफ परंपरा, जो राजनीतिक लड़ाई अहिंसा के द्वारा, कहीं ना कहीं आप उसे बुद्धिज्म से जोड़ सकते हैं। हमारी परंपरा, बिहार की परंपरा रही है कि हम अहिंसा के जरिए हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। युद्ध करना हमारा कोई विरासत नहीं रहा है, और उसकी परंपरा हम जतरा और के तना भगत मूवमेंट में देखते हैं। बिरसा मुंडा का मूवमेंट, यह हमारे परंपराएं हैं। आप देख सकते हैं कि इन सारी परंपराओं के जरिए शोषण के विरुद्ध लड़ने का जो अधिकार है, जो तरीका है एक अहिंसक ढंग से, यह हमारी बिहार की विरासत रही है। इस विरासत को हम बिहार के दक्षिण के इलाके में दे सकते हैं। अगर बिहार के अगर आप राजनीतिक परिवेश की बात करें तो यह राजनीतिक परिवेश में भी हम एक विरासत देखते हैं। अगर आप मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का एक एरिया है चंपारण। चंपारण में अगर आप चले जाएं, चंपारण वह एरिया, अगर आप उसके आप ज्योग्राफिकल एरिया को देखें तो अपर कास्ट से का एरिया है। वहां पर जो लैंड लॉर्ड है, जमीन की जो अधिकार है खास वर्गों के हाथों में थी। अगर ब्रिटिश के समय को देखें, इंडिगो की खेती ब्रिटिश के जमाने में वहां होती थी। और जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से आते हैं, सत्याग्रह का आंदोलन जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ के जब वह भारत में आते हैं और जो वह बम्बई में महात्मा गांधी जब लैंड करते हैं तो उन्हें कहा गया कि तुमने सत्याग्रह को साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट किया, तुम्हारी सत्याग्रह यहाँ नहीं चलेगी। महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रक्टेड कि तुम भारत का दर्शन करो। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट दक्षिण भारत में हुआ, उस सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं, चंपारण का वह भूमि जो शोषण का भूमि था, एक अपर कास्ट के द्वारा शोषण, एक परंपराएं थी, और इंडिगो की खेती के जरिए अंग्रेज उसका शोषण करता था। इंडिगो को फर्टाइल जमीन को भी अनफर्टाइल कर देती थी, वहां के किसानों को टैक्स देना पड़ता था, और उस रिवेन्यू के जरिए that was the source of the revenue for the Britishers. So indigo cultivation was the imposed cultivation. आदमी को इंडिगो खेती करने में कोई पैसा नहीं बचता था, एक प्रकार की शोषण था वहां के किसानों का। इस शोषण के विरुद्ध जब गांधी आते हैं चंपारण में, वहां की दुर्दशा को देखते हैं, तो कहा जाता है कि चंपारण के किसानों की दुर्दशा को देखकर गांधी को यह आश्चर्य हुआ कि जिस अंग्रेजों का शोषण उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा, उनकी दिमाग खराब हो गया, करे यह तो अंग्रेज हमारे देश में जिस ढंग से शोषण कर रहा है यह तो उससे भी भयावह है। और सत्याग्रह का जो दूसरा प्रयोग, जब गांधी ने, आप सोच सकते हैं, गांधी को चंपारण नहीं जाने दिया गया, उसे जेल में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि तुमको पैसा, तुमको जेल से छुड़वाया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू डिपोजिट द फी। गांधी ने कहा मैं पैसा को देखकर हम जेल से नहीं जा सकते हैं, हमने जो किया है कोई गलत नहीं किया है, हम अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं। चंपारण विजिट इज माय बर्थ राइट, यू कैन नॉट डिसअलाउ मी टू गो देयर। और देखा गया कि उनका जो जेल की जो सत्याग्रह है, वहां पर वह धरना में बैठ गए जेल में, और कहा जाता है कि उनका जो रेसिस्टेंस है कि हम मर जाएंगे लेकिन हम पैसा देकर जेल से नहीं छूटेंगे, यह जो आग्रह है, सत्य के प्रति जो आग्रह है, हम आंदोलन के प्रति जो उनका विश्वास है, अंग्रेजों को बाध्य कर दिया कि भैया तुम पैसा तुमको जमा नहीं करना है, जेल से छूट जाओ और चले जाओ। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह ऑन द लैंड ऑफ चंपारण। यह जो सत्याग्रह का जो पहला संदेश चंपारण की भूमि ने दिया, गांधी जी को यह भूमि का एक मजा आ गया, और इस सत्याग्रह को उन्होंने हर जगह, चाहे वो बरदोली हो, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे स्टील डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे दांडी मार्च हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, महात्मा गांधी का वह जो चंपारण विजिट है, चंपारण की जो परंपरा है, वहां के शोषण के विरुद्ध गांधी की जो लड़ाई है, बिहार की वह भूमि चंपारण, जिसे इंडिगो रिवोल्ट के रूप से हम जानते हैं, चंपारण मूवमेंट के रूप से जानते हैं, और राजनीतिक विरासत की वह चंपारण हमें हर विद्यार्थी को याद दिलाता है कि हम सत्याग्रह की जब भी हम चर्चा करते हैं तो सत्याग्रह की प्रथम लड़ाई बिहार से लड़ी गई, और वह बिहार की भूमि थी चंपारण। चंपारण हमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति लड़ने की एक बल देता है
कि अगर हमें किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध लड़ना है तो चंपारण का इतिहास, गांधी के उस इतिहास को देखो, तुम्हें अपने आप बल मिलेगा कि बिना हिंसा के द्वारा हम लड़ाई जीत सकते हैं। चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन हमारी एक राजनीतिक विरासत है जो किसी भी सांस्कृतिक विरासत से कम नहीं है, क्योंकि जिस देश में शोषण की परंपरा है, शोषण से लड़ने के लिए आज भी गांधी की वह परंपरा, जो सत्याग्रह की परंपरा है, हमें कहीं न कहीं सफलता और परमानेंट सफलता, राइटफुल सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाती है। अगर किसी भी युद्ध को अगर अस्थायी रूप से विजय के रूप में आप पाते हैं तो अभी भी गांधी का हुआ जो सत्याग्रह, नॉन वायलेंट जो सत्याग्रह है, वह आज भी हम उस रूप से उसे सही मानते हैं। हर आदमी सही मानता है, भले लोग गांधी को एब्यूज करें, लेकिन सत्याग्रह आज के हर कंफ्लिक्ट में, जहां वह कंफ्लिक्ट चाहे अपर और लोअर के बीच में हो, इकोनॉमिक कंफ्लिक्ट हो, हर कंफ्लिक्ट का एक सॉल्यूशन हम नॉन वायलेंस का जो वह सत्याग्रह है, उस सत्याग्रह में पाते हैं। और आज भी लोग गांधी को इस रूप से याद करते हैं, चंपारण को उस रूप से भी याद किया जा सकता है। तो यह एक दूसरी विरासत है बिहार की, जहां पर आप बिहार को चंपारण के रूप से भी देख सकते हैं। तो हमने बिहार को नालंदा के रूप से देखा, विक्रमशिला के रूप से देखा, वैशाली के रूप से देखा, हमने मगध के रूप से देखा, हमने दक्षिण भारत के रूप से देखा, हमने मिथिलांचल के रूप से देखा। ये सारी जगह अगर आप जाएं तो एक बिहार अपने आप में एक मोजाइक ऑफ कल्चर है, मोजाइक ऑफ वेरिड कल्चर्स है, जहां पर हम पूरे भारतवर्ष की कल्चर और बिहार के कल्चर से अगर आप तुलना करें तो आप देखेंगे कि पूरे भगवान की जो बहुत सारी फ्लावर्स, बहुत सारे जो फूल हैं बिहार में हैं, और वह कहीं भी यह फूल जब भारत रूपी मालाओं का जब अंश बनते हैं तो मेरा भारतवर्ष कहीं न कहीं एक महान, एक श्रेष्ठ भारत बनता है। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परंपराएं निश्चित रूप से सफल होगी अगर आप त्रिपुरा के बच्चे बिहार की उस परंपरा को देखें। मैं समझता हूं कि उस परंपरा को देखकर भारत एक श्रेष्ठ भारत की पूरी कल्पना तभी हम पलवित हो सकती है, पुष्पित हो सकती है, सफल हो सकती है, जब त्रिपुरा और मिजोरम के बच्चे भी बिहार की सांस्कृतिक विरासत को देखें, पढ़ें, महसूस करें, और जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के जितने कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के जरिए यहाँ के बच्चों में भी वही उत्साह भरे। मैडम ने मुझे इस कुछ बोलने के लिए अवसर दिया, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, दूसरे रूप से मैं कहूंगा, लेकिन ये इतने सारे बिंदु हैं जहां पर मैं बिहार के जो मुख्य जो सांस्कृतिक विरासत है, वह सांस्कृतिक विरासत के जरिए पूरे भारत की जो कल्चरल कंटूर है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उसकी पूरी कल्पना की जा सकती है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल स्पीच and nice delivery. Our thanks and regards. Now we are going to the end. Here I would like to request our Teachers Council Secretary, Srimati Shankuri Dash, for delivering vote of thanks. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে। আজকের এই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত সেল অফ আরটিএম এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত যে ওয়েবিনার, যার টপিক ছিল কালচারাল হেরিটেজ অফ বিহার, এই সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ সুন্দর আলোচনা শুনলাম। বিহার সম্পর্কে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এবং আমরা অনেক কিছুই জেনেছি, সেগুলো আমি তো অন্তত জানতাম না আগে। আমি আশা করব আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও খুব উপকৃত হয়েছে এই আলোচনার মাধ্যমে। আমরা সবাই জানি আমাদের ভারত এক বৈচিত্র্যময় দেশ, এবং এই প্রসঙ্গে আমার অতুল প্রসাদ সেনের নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এই গানটির লাইন মনে পড়ে যায়। এত বৈচিত্র্য, তারপরেও আমরা ঐক্যবদ্ধ। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত মনে হয় খুবই প্রাসঙ্গিক। যেমন এবছর আমাদের কলেজ, বিহারের কলেজের সঙ্গে টাই আপ হওয়াতে আমরা বিহার সম্পর্কে অনেক কিছু জানছি। আমরা এমনিতে সবই জানি সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে, কিন্তু সবই আমাদের ভাষা ভাষা নলেজ। তো একজনকে ভালোভাবে ভেতরে ঢুকে জানা, তাহলে যেমন দৃঢ় হয় বন্ধনটা,
তো এই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের মাধ্যমে সেই বন্ধন, এক রাজ্যের সঙ্গে আরেক রাজ্যের বন্ধন এবং আমাদের ভারতের ঐক্য মনে হচ্ছে সুদৃঢ় হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। তো সামনের বছর যদি আবার আমাদের কলেজের সঙ্গে অন্য রাজ্যের কলেজের টাই হয়, তখন আবার আমরা সেই রাজ্য সম্পর্কে আমরা জানবো, ওনারাও আমাদের রাজ্য সম্পর্কে জানবেন এবং আলটিমেটলি আমাদের ভারত এগিয়ে যাবে, আমরা আরো ঐক্যবদ্ধ হব। এবারে আজকে ওয়েবিনারের মুখ্য বক্তা এমবিবি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মহোদয় প্রফেসর সত্যদেব পোদ্দার মহোদয়কে ওনার এত সুন্দর আলোচনার জন্য জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রণাম। স্যার, আমি আশা করব ভবিষ্যতে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনি আমাদের কলেজে অবশ্যই আসবেন এবং এই কোভিড সিচুয়েশন ইউটিলাইজ হওয়ার পরে আপনি আমাদের কলেজে অবশ্যই ভিজিট করবেন এবং সাজেশন দেবেন এবং এরকম সুন্দর আলোচনা অফলাইনে আপনার কাছ থেকে আমরা আরো শুনব। স্যার প্লিজ আসবেন। ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে এত সুন্দর ইনোভেটিভ আইডিয়ার জন্য। ম্যাডাম কি সুন্দর টপিক সিলেকশন করলেন যে ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত সেল দুজনেরই কাজ হয়ে গেল, দুটো ডিপার্টমেন্টেরই কাজ হয়ে গেল। তাছাড়া এত সুন্দর আলোচনাও ম্যাডাম করলেন, তার জন্য ম্যাডামকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিএসবি কোঅর্ডিনেটর শ্রী উত্তম মিত্র মহোদয়কে। উনি এত সুন্দর স্লাইড শেয়ার করে স্বাগত ভাষণ দিলেন। আমি আমার ছাত্রদেরকে বলবো, এরকম স্লাইড শেয়ার করলে ভালো ভালো জায়গাগুলো তোমরা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে। মোবাইলে তো ফটো টটো দেখো, তাহলে মাঝে মধ্যে এগুলো দেখবে, তাহলে অনেক কাজে আসবে তোমাদের। এছাড়া ধন্যবাদ জানাই আমাদের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে যারা এতক্ষণ ধরে আলোচনা শুনেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদেরকে যারা এই আলোচনা চক্রে অংশ নিয়েছো এবং নিজেদের জ্ঞানের ভান্ডারটাকে আরেকটু সমৃদ্ধ করে নিয়েছো। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। আমরা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি।